हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को याद है कि मध्य प्रदेश में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। और फ्रेंड्स, इस वैकेंसी में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज से हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी जो है इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और इस वीडियो के बाद जितने भी वीडियो आते हैं उन सभी वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये सभी वीडियो में जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश में जो लाइन अटेंडेंट, टेस्टिंग असिस्टेंट, प्लांट असिस्टेंट और विद्युत विभाग की जितनी भी तीनों कंपनियां हैं फ्रेंड्स, उन तीनों कंपनियों में इसके अलावा जो जनरेशन है एमपी पीजीसीएल, उस जनरेशन के भी पेपर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो फ्रेंड्स 1000 से अधिक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को देखते जाएं, जिससे कि आपको सारे नोट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने हाथों से यहाँ पर कुछ नोट्स बना रखे हैं और मैंने टोटल जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक कॉपी में लिख रखे हैं। तो 50 या 75 करके हम ये जो क्वेश्चन है ये सीरियल वाइज एक के बाद एक करते जाएंगे और आपको मैं पेपर भी बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है ये कौन से पेपर में आए हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो आज का जो पेपर है ये हम देखेंगे मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स, टेस्टिंग असिस्टेंट का पेपर। और ये जो पेपर हुआ था फ्रेंड्स 26 फरवरी 2017 को ये पेपर हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम जितनी भी बिजली कंपनियां हैं मध्य प्रदेश में उन सभी में 2017 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर को डिस्कस करेंगे। और 1000 से अधिक क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आपको सामने लेकर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है विद्युत चार्ज प्रभार की इकाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पता है कि विद्युत चार्ज प्रभार की जो इकाई है वो कूलाम होती है। यहाँ पर इसको हम आवेश भी बोल सकते हैं, विद्युत चार्ज प्रभार को आवेश भी बोलते हैं। और आवेश की जो यूनिट होती है फ्रेंड्स, जो इकाई होती है वो कूलाम होती है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है 1 वाट शक्ति रिक्त स्थान के बराबर होती है। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आएगा 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, और उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर इतना सारा लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने टोटल 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन लिखे, तो उन क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और उनके मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखते हुए डायरेक्ट इनका आंसर लिख दिया है। तो आप इनको देखते चले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है यदि एक तार की मोटाई में वृद्धि की जाती है तो तार का प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको पूछा गया है कि तार की अगर मोटाई में वृद्धि करेंगे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तार का तो प्रतिरोध घटता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है कि मोटाई में वृद्धि की जाती है, मतलब कि आपको क्षेत्रफल बढ़ाना है तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 4 नंबर, जब तापमान में वृद्धि होती है तो चालक संवाहकों के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है कि तापमान में हम वृद्धि करें तो चालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि धातुओं का जो प्रतिरोध है वो तापमान वृद्धि से बढ़ता है, और यहाँ पर जितने भी चालक होते हैं वो सभी धातुएं ही होती है, तो चालकों का जो प्रतिरोध है वो भी तापमान वृद्धि से बढ़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर तापमान में वृद्धि होगी तो चालकों का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा, तो उसमें वृद्धि होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उच्चतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसके ऑप्शन दिए गए हैं चांदी, तांबा, टंगस्टन और एल्यूमिनियम। तो इन चारों में से आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसकी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स
जो प्रतिरोधकता होती है वो चालकता की उल्टी होती है, उसका व्युत्क्रम होती है। तो जिसकी सबसे कम चालकता होगी उसी की सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता होगी। तो यहाँ पर जो टंगस्टन है इसकी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उच्चतम प्रतिरोधकता वाला पदार्थ, तो यहाँ पर आ जाएगा टंगस्टन। और फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखना है कि टंगस्टन का जो प्रतिरोध है वो उच्च होता है और इसी कारण से इसका जो उपयोग किया जाता है वो टंगस्टन धातु का बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि कौन सा एक विद्युत सुचालक नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है, कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया था कि कौन सा एक विद्युत का सुचालक नहीं है। तो वहाँ पर 3 ऑप्शन तो दिए थे, जिनमें थे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन था हीरा। तो वहाँ पर हमको जो सुचालक नहीं है उसे सिलेक्ट करना था। इसके बाद फ्रेंड्स 7 नंबर का क्वेश्चन, विद्युत धारा को 1 एम्पियर में रिक्त स्थान के प्रवाह के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर विद्युत धारा के 1 एम्पियर में कैसे वर्णित करते हैं, तो यदि 1 सेकंड में 6.28 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक में से प्रवाहित हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो उसे 1 एम्पियर कहा जाता है। तो यहाँ पर आएगा 6.28 गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम का समीकरण पहचानें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको ओम के नियम का जो समीकरण है वो पहचानना है। तो ओम का नियम जो होता है V समानुपाती I होता है और V बराबर IR। तो यहाँ पर I बराबर V बटे R हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ओम के नियम का समीकरण I बराबर V बटे R इसका आंसर हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो हम देखेंगे, रिले में विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो रिले होती है, रिले में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 230 वोल्ट की आपूर्ति वोल्टेज से जुड़े हुए एक 1000 वाट के हीटर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटी सी इक्वेशन आएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि P बराबर होता है VI, जिसमें कि P शक्ति को बोलते हैं, V वोल्टेज को बोलते हैं और I विद्युत धारा को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि I विद्युत धारा कितनी होगी। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना है, P इजिकल टू VI होता है। तो I इजिकल टू हो जाएगा P अपॉन V, या फिर I बराबर हो जाएगा P बटा V, और P की वैल्यू रखेंगे 1000 और V की वैल्यू रखेंगे 230। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4.34 एम्पियर। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स, चित्र में विद्युत धारा Ix का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इस टाइप का फ्रेंड्स चित्र आ जाएगा और उस चित्र में पूछा जाएगा कि इसमें Ix की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं Ix लिखा गया है, इसके बाद 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। यस फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो जैसा कि आपने किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम पढ़ा होगा कि किसी संधि की ओर आने वाली विद्युत धारा और संधि से दूर जाने वाली विद्युत धारा का जो योग होता है वो 0 होता है। मतलब कि आने वाली विद्युत धारा बराबर जाने वाली विद्युत धारा होती है। तो यहाँ पर जितनी विद्युत धारा आएगी उतनी ही विद्युत धारा बाहर जाएगी। तो यहाँ पर जो आने वाली विद्युत धारा है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 1 एम्पियर। ये तीन जो है ये तीनों यहाँ पर आने वाली विद्युत धारा है। तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर और 1 एम्पियर को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल 6 एम्पियर हो जाएगा। और जाने वाली जो विद्युत धारा है वो 2 एम्पियर और Ix है। तो यहाँ पर 6 एम्पियर में से फ्रेंड्स 2 एम्पियर की जो विद्युत धारा है वो चली जाएगी, तो बाकी कितनी और बचेगी। तो यहाँ पर 6 में से 2 जाएगी तो 4 एम्पियर बचेगी और हमारा आंसर हो जाएगा 4 एम्पियर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 ओम के 10 प्रतिरोधकों को श्रेणी में जोड़ने पर उनका प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर 120 ओम के 10 प्रतिरोध रखे गए हैं और उनको आपको सीरीज में जोड़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीरीज में अगर हम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं तो वो सभी आपस में जुड़ जाते हैं। तो 120 ओम के 10 प्रतिरोध रहेंगे और उनको श्रेणी में जोड़ेंगे तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करके R10 तक जाएगा और सबको हम जोड़ेंगे तो 1200 ओम इसका आंसर आएगा। और 1200 ओम को इन्होंने यहाँ पर किलो ओम में दिया है, तो यहाँ पर 1.2 किलो ओम इसका आंसर आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, NEC के अनुसार चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। तो NEC का जो फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स वो होता है नेशनल इलेक्ट्रिक कोड या फिर राष्ट्रीय विद्युत संहिता। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विद्युत संहिता के अनुसार जो इस टाइप का एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ था, तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें ओवरहेड लाइन का जो प्रतीक है वो ये दिखाया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन से वर्ष में राष्ट्रीय विद्युत संहिता तैयार की गई। तो आपको बताना है कि जो NEC कोड है वो किस वर्ष में तैयार किया गया था। तो फ्रेंड्स आप जब भी अपने बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पर NEC कोड 1985 आएगा। 1985 में राष्ट्रीय विद्युत संहिता को तैयार किया गया था। इसके बाद फ्रेंड्स लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा NEC के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो बिजली के जो प्रशुल्क होते हैं, मतलब कि बिजली का कितना शुल्क लेना है कौन से एरिया में, ये जो शुल्क होते हैं ये NEC कोड के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप सभी जानते होंगे, हीटिंग एलिमेंट के रूप में जो है नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, जो कि हीटर में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटिंग के उद्देश्य से एक विद्युत अपघट्य के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है कि अगर हम किसी विद्युत अपघट्य के माध्यम से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किस उद्देश्य से, कोटिंग करने के उद्देश्य से, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स मान लो कि कोई धातु है या फिर कोई बर्तन है, तो उसके ऊपर हमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद एक विद्युत अपघट्य में उसको लटकाना है, तो इसी कोटिंग को हम क्या कहते हैं, विद्युत लेपन कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जमा हुए पदार्थ का भार किस पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है फ्रेंड्स, विद्युत अपघटन और रासायनिक सेल नाम का जो चैप्टर आता है उसमें ये विद्युत अपघटन के जो नियम है उसमें दूसरा नियम जो है उसमें इस बारे में बताया गया है। तो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है फ्रेंड्स, उसमें पदार्थ का जो भार है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, इसके अतिरिक्त द्रव्यमान जो होता है उस पर यह निर्भर करता है। तो यहाँ पर तापमान पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर केबल इंसुलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले PVC का पूरा नाम है। तो केबल इंसुलेशन में जो PVC प्रयोग की जाती है उस PVC का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति f हर्ट्ज वाली एक ऐसी तरंग की समय अवधि t के लिए सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आवृत्ति f हर्ट्ज है और ऐसी तरंग की समय अवधि आपको आवर्तकाल यहाँ पर पूछा गया है। तो t बराबर होता है 1/f या t बराबर 1/f होता है, और अगर हम आवृत्ति पूछे तो f बराबर 1/t होता है। तो इसमें आएगा t बराबर 1/f। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्र में रेडियंस की संख्या क्या होती है। तो एक चक्र में आपको बताना है कि रेडियंस की संख्या क्या होती है। तो एक चक्र जो होता है, एक चक्र में 360 डिग्री होते हैं। कभी भी कोई भी जो राशि है वो एक चक्र पूरा करती है तो उसमें 360 डिग्री होते हैं, और 360 डिग्री में फ्रेंड्स 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पर पाई में हमें ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 2 पाई। इसके बाद नेक्स्ट, एक साइन तरंग का वर्ग माध्य मूल मान किसके बराबर होता है। तो एक साइन वेव का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है फ्रेंड्स, वो समान मान की DC वोल्टेज के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ में प्रेरित्र और संधारित्र द्वारा विकसित AC पावर के एक उपकरण को सामान्य तौर पर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स एक परिपथ है जिसमें कि एक प्रेरित्र है या फिर एक इंडक्टर है और एक संधारित्र है जिसे कि हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो एक प्रेरित्र और एक संधारित्र है, और इसके द्वारा जो AC पावर विकसित होता है, ऐसे उपकरण को क्या कहा जाता है। तो ऐसे उपकरण को रिएक्टिव पावर कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग माध्य मूल मान वोल्टेज से AC तरंग के औसत वोल्टेज के अनुपात को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक वर्ग माध्य मूल मान वोल्टेज से AC तरंग के औसत वोल्टेज के अनुपात को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति गुणांक का अधिमान्य और परिपूर्ण मान क्या है। तो शक्ति गुणांक का जो अधिमान्य और परिपूर्ण मान होता है वो 1 के करीब होता है, 1 से ज़्यादा शक्ति गुणांक नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 3 फेज आपूर्ति के फेजों के बीच फेज अंतर क्या होता है। तो 3 फेज की जो आपूर्ति होती है फ्रेंड्स, उसमें फेजों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 120 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भू संपर्कन किस लिए आवश्यक है। तो भू संपर्कन उपयोगकर्ताओं और मशीनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्न में से क्या एक अर्धचालक है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे जिसमें कि पूछा जाएगा कि कौन सा अर्धचालक है। तो यहाँ पर सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक है, इसके अतिरिक्त जर्मेनियम है वो भी अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य वाहक होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आएगा कि मुख्य आवेश वाहक होते हैं। तो यहाँ पर पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य वाहक क्या होते हैं। तो इसमें होल होते हैं या फिर जिनको हम छिद्र बोलते हैं। और अगर एन प्रकार की पूछे तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पीएन जंक्शन डायोड एक बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है। तो जो पीएन जंक्शन डायोड होता है फ्रेंड्स वो एक बंद स्विच के रूप में कब कार्य करता है। तो बंद स्विच का मतलब है कि क्लोज स्विच के रूप में। क्लोज स्विच के रूप में मतलब कि जब उसमें से धारा प्रवाहित होती है, तो जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तो वो एक बंद स्विच के रूप में काम करता है। बंद स्विच का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब उसके दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो। और अगर पूछता है कि ओपन स्विच तो जब उसके दोनों टर्मिनल है वो आपस में खुले हुए हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट संकेत के कौन से चक्र के दौरान एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर संचालन होता है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है उस फुल वेव रेक्टिफायर का संचालन कब होता है इनपुट संकेत के कौन से चक्र में। तो यहाँ पर हम एक धनात्मक चक्र देते हैं और एक ऋणात्मक चक्र देते हैं, दोनों अर्ध चक्र होते हैं फ्रेंड्स। तो जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अर्ध चक्र से इनपुट संकेत दिया जाता है तो इसमें एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर का संचालन होता है। फ्रेंड्स इसमें अगर हम इसके बारे में ज़्यादा डीप में समझाएंगे तो इसका जो टाइम है वीडियो का वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन है, 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ मैं। तो हमको यहाँ पर जल्दी चलना पड़ेगा तभी हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ को पूरा कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं कि 32 नंबर का क्वेश्चन एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और संग्राहक टर्मिनलों की ध्रुवीयता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने के लिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और संग्राहक टर्मिनल की जो ध्रुवीयता है या फिर पोलैरिटी है वो यहाँ पर हमसे पूछी गई है। तो जो उत्सर्जक है या फिर उत्सर्जक को हम बोलते हैं एमीटर। तो एमीटर की जो ध्रुवता है फ्रेंड्स वो पॉजिटिव होनी चाहिए और संग्राहक जिसको हम बोलते हैं कलेक्टर, तो कलेक्टर की जो ध्रुवीयता है वो नेगेटिव होनी चाहिए। तो जब उत्सर्जक को या फिर हम एमीटर को पॉजिटिव पर कनेक्ट करते हैं और संग्राहक या फिर कलेक्टर को हम माइनस से कनेक्ट करते हैं तो जो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है वो एम्पलीफायर के रूप में कार्य करने लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एससीआर में जंक्शन की संख्या क्या होती है। तो एक एससीआर का सबसे पहले हम पूरा नाम देखते हैं। एससीआर का जो पूरा नाम होता है फ्रेंड्स वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में जो जंक्शन होते हैं वो 3 जंक्शन होते हैं और इन तीनों जंक्शन के जो नाम होते हैं वो होते हैं एनोड, कैथोड और गेट। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स अगर इसमें परत की संख्या पूछे तो इसमें 4 परतें होती है और अगर जंक्शन की संख्या पूछे तो 3 जंक्शन होते हैं जिसमें कि एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट में बिट्स की संख्या कितनी होती है। तो जो एक बाइट होता है फ्रेंड्स एक बाइट में बिट्स की संख्या 8 होती है। इसके बाद नेक्स्ट है द्विगुण या फिर बाइनरी संख्या 1111 का दशमलव समकक्ष है। तो यहाँ पर हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है और जब हम बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसमें 1111 का जो आंसर है वो आएगा 15। इसको आपको कैसे चेंज करना है तो बाइनरी को डेसिमल में चेंज करने के लिए
1 गुणित 2 की घात 0 प्लस 1 गुणित 2 की घात 1 प्लस 1 गुणित 2 की घात 2 प्लस 1 गुणित 2 की घात 3। इस टाइप से आपको इसे सोल्व करना है और इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अंकों की संख्या कितनी होती है। तो हेक्साडेसिमल जो संख्या प्रणाली होती है उसमें अंकों की संख्या 16 होती है। इसके अतिरिक्त अगर ऑक्टल संख्या पूछे तो उसमें 8 होती है, अगर डेसिमल पूछे तो उसमें 10 होती है और बाइनरी पूछे तो उसमें 2 होती है। इसके बाद यहाँ पर निम्न गेटों में से किन्हें यूनिवर्सल गेटों के रूप में दर्शाया जाता है। तो जो NAND गेट और NOR गेट होता है फ्रेंड्स उसे यूनिवर्सल गेट के रूप में दर्शाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है फ्रेंड्स इसकी प्लेटों के क्षेत्र में अगर हम वृद्धि करते हैं तो धारिता जो होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनाद पर कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच क्या संबंध होता है। तो अनुनाद जब होता है फ्रेंड्स तो यहाँ पर लिखा जाता है कि जब कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों आपस में बराबर होते हैं तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न होती है। और इसमें पूछा गया है कि अनुनाद की स्थिति पर कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच में क्या संबंध होता है। तो जब दोनों बराबर होते हैं तब अनुनाद होता है। तो इन दोनों के बीच जो संबंध होता है अनुनाद पर वो होता है XL बराबर XC। यहाँ पर XL जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और XC जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। इसके बाद पूछा गया है कि एक ट्रांसफार्मर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त अगर ऑप्शन में अन्योन्य प्रेरकत्व नहीं रहे तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन भी रह सकता है। अगर म्यूचुअल इंडक्शन नहीं रहे तो फेराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरकत्व पर निशान लगाना है। अगर ये नहीं है तो फिर फेराडे के नियम पर निशान लगाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जब द्वितीयक में घुमावों की संख्या प्राथमिक की तुलना में कम होती है तो ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर जो होता है वो 2 टाइप का रहता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जब जो भी ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को अगर बढ़ाता है तो उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं और अगर वो वोल्टेज को घटाता है तो स्टेप डाउन कहते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसकी टर्न की संख्या प्राइमरी की तुलना में कम होती है। तो अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में प्राइमरी की तुलना में अगर कम टर्न की संख्या रहेगी तो वो कम वोल्टेज बनाएगा और अगर वो कम वोल्टेज निकालेगा तो उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर फेराडे के नियम पर कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 डीसी जनरेटर में एक कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है, आर्मेचर होता है। इसके अतिरिक्त डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग होती है, पोल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है। तो हमसे कम्यूटेटर के बारे में पूछा गया है कि कम्यूटेटर का क्या कार्य है। तो जो कम्यूटेटर होता है फ्रेंड्स इसमें आर्मेचर कुंडली के जो वाइंडिंग है वो जुड़ी हुई रहती है और इस कम्यूटेटर के ऊपर कार्बन ब्रश लगे हुए रहते हैं। और ये जो कम्यूटेटर होता है फ्रेंड्स ये शाफ्ट पर लगा हुआ रहता है। तो कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, एसी विद्युत धारा को डीसी विद्युत धारा में बदलना। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीसी जनरेटर में ब्रश किससे बनाए जाते हैं। तो जो डीसी जनरेटर होता है फ्रेंड्स उसके जो ब्रश होते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स वाइंडिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग। तो जो वेव वाइंडिंग होती है उसके बारे में पूछा गया है कि तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। तो अगर लैप वाइंडिंग का पूछे तो लैप वाइंडिंग में होता है जो समांतर पथों की संख्या होती है वो A बराबर P होती है, मतलब कि पोल की संख्या के बराबर होती है। और अगर वेव वाइंडिंग में पूछे तो वेव वाइंडिंग में 2 होती है। तरंग वाइंडिंग का पूछा है तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन गति पैदा करने के लिए आवश्यक बल की प्रवृत्ति के लिए क्या शब्द है। तो जो घूर्णन गति होती है उसे पैदा करने के लिए जो आवश्यक बल की प्रवृत्ति होती है उसके लिए जो शब्द आता है उसे बलाघूर्ण कहा जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का। एक डीसी मोटर में कौन सी मात्रा प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर की विद्युत धारा के लिए अनुपातिक है। तो एक